हेलो स्टूडेंट, आप लोग जो इन्वायरमेंटल साइंस का, चूंकि कल एग्जाम है 27 को और कुछ एग्जाम 28 को है, यानी 27 का फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में भी है और 28 को भी फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में भी है। वैसे बच्चे जो अभी सेमेस्टर 4 का एग्जाम दे रहे हैं विनोबा विश्वविद्यालय के लिए, उनके लिए एक वीडियो हम लोग, वैसे तो एक वीडियो और डाल चुके थे, लेकिन एक वीडियो पीवाईक्यू का डाले थे जिसमें सेट 1 को हम डिस्कस किए थे। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम सेट 2 को डिस्कस करें हैं। यानी इसमें भी हम लोग कंप्लीट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर करके लाए। और ध्यान रखना, ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू क्यों पढ़ाया जा रहा है? पीवाईक्यू इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से दे रहा है और किस लेवल का दे रहा है। और याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लाया कहाँ से जाएगा? जो सिलेबस है उसी सिलेबस से लाना है। तो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? एक साल में 4 सेट का एग्जाम होता है। एक साल में 4 सेट का एग्जाम होता है। हम लिख के देते थे गारंटी कि यही 4 सेट को हर साल घुमा फिरा के रिपीट किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? जो सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत छोटा है, इसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे? इसका मतलब यही क्वेश्चन को, जो 4 सेट है, उसी 4 सेट के क्वेश्चन को हर साल घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, वही सेट को। तो आप कुछ मत करो, 4 सेट कंप्लीट करो। सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, उससे पहले हम सेट बता चुके। ये सेट 2 है और कल आपको सेट 3 भी मिलेगा। जो लोग 28 तारीख को एग्जाम देंगे उनके लिए सेट 3 की व्यवस्था होगी। जो 27 तारीख को एग्जाम देंगे तो कल आपको सेट 3 भी मिलेगा। तो सेट 3 भी ये पूरा डिटेल में मिलेगा। तो सेट 2 पहले कंप्लीट कर लिया जाए। सेट 2 में क्या है, मैं फिर ऐसे एक बार आपको अनाउंस कर दूं कि सेमेस्टर 4 का जैसे एग्जाम खत्म होगा, सेमेस्टर 5 के लिए हमारे यहाँ आर्ट्स मेजर पेपर, साइंस मेजर पेपर जैसे कि फिजिक्स मेजर है, केमिस्ट्री मेजर है, बायो है, मैथ्स मेजर है, बोटनी है या जूलॉजी है, वो सारे मेजर्स पेपर, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, ये सारे मेजर पेपर की पढ़ाई हमारे यहाँ होगी, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पे होगी। और अगर हम लोगों का पेड कोर्स आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स का तो हमारे यहाँ चल ही रहा है, तो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। अगर आप ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और केवल पास होना चाहते हैं, तो एग्जाम के समय में हम लोग ये वाला जो है क्वेश्चन आपको दे ही देते हैं, थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे, आप पास हो जाइएगा। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज लेके पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे ऑनलाइन बैचेज में जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेट 2। सेट 2 में पहला क्वेश्चन है, मेंशन द 5 मेजर ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ झारखंड रिलेटेड टू नेचर। बोलता है प्रकृति से संबंधित झारखंड में 5 त्योहारों का वर्णन करें। झारखंड में 5 त्योहार जो प्रकृति से संबंधित है, आदिवासी जनजाति 5 कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो पहला त्योहार है सरहुल, जिसमें हम फूलों और प्रकृति की पूजा करते हैं। दूसरा कर्मा, जिसमें हम किसके, सामुदायिक या पर्यावरण संतुलन के लिए मनाया जाता है त्यौहार, यहाँ भी हम प्रकृति की पूजा करते हैं। सोहराय, ये मवेशियों यानी जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे पशु हैं, उनकी सेवा और फसल की से जुड़े ये जो त्यौहार मनाया जाता है। टूसू पर्व आप जानते हैं, टूसू पर्व कृषि और फसल से संबंधित पर्व है, यानी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और है जानी शिकार। जानी शिकार का मतलब क्या है? ये त्यौहार जो है जंगल और पारंपरिक शिकार से संबंधित ये त्यौहार है। तो 5 तरह के आदिवासियों के, जनजातियों के त्यौहार है जो झारखंड में मनाए जाते हैं। पहला त्यौहार है सरहुल, दूसरा त्यौहार है कर्मा, तीसरा सोहराय, चौथा टूसू पर्व और पांचवा है जानी शिकार। ये 5 तरह के त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। बोलता है मिट्टी, भारत में झारखंड की बात करें तो मिट्टी के कटान का मुख्य या कटाव का मुख्य कारण क्या है? क्यों मिट्टी कट जा रही है? तो भैया मिट्टी कटाव का मुख्य कारण आपके पास यहाँ दिया भाई। मुख्य कारण है डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण। जब वन ज़्यादा कट रहे हैं, नदियों के किनारे वाले जंगल काट दिए जा रहे हैं, तो नदी का जब तेज धार आता है, बाढ़ आता है, तो मिट्टी को काट के अपने तरफ लेके चला जाता है। तो जो खेत हुआ करता था, नदी के धारा में मिलने के कारण वो धीरे धीरे खेत कटते चला गया। क्यों कटा? क्योंकि कंधे पर नदी का जो किनारा एरिया होता है वहाँ पे पेड़ों की कटाई कर दी गई। पेड़ रहने से मिट्टी को पेड़ जकड़ के रखता है, तो वहाँ जहाँ पे पेड़ रहते हैं ना, वहाँ मिट्टी का कटान जो है कम होता है। तो पहला हो गया कि दूसरा ओवरग्रीजिंग के कारण, अतिचरण के कारण, पशुओं द्वारा घास चर लेने से घास जो मिट्टी को पकड़ के रखता है, अब घास सब साफ हो गया तो मिट्टी बह गया पानी के साथ। बाढ़ आ जाने से, ज़्यादा तेजी से बारिश होने से भी मिट्टी का कटाव हो जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं चलने से भी बहुत सी बार सूखी मिट्टियां उड़ जाती है कहीं से, तो मिट्टी कटाव हो जाता है। सो सूखी मिट्टी जब उड़ जाती किसी जगह से, तो उस जगह की उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। वहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होता है? कम। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, जो एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा है अनसाइंटिफिक है, कोई सिस्टम नहीं, जैसे मन कर वैसे कर रहे हैं, इससे भी हमारा प्रोडक्टिव पावर कम हो जा रहा है।
और रैपिड अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे हम इतना तेजी से अपने आप को शहरीकरण की तरफ चले जा रहे हैं। और हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो बताइए, जहाँ सीमेंट जाएगा, जहाँ बालू गिरेगा, वो मिट्टी का भी उत्पादन क्षमता नहीं रख पाएगी। इसके कारण हमारा सॉइल इरेजन हो रहा है, मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम होती चली जा रही है। तीसरा क्वेश्चन है, विच गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से गैसेस जिम्मेदार है? तो पहला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पांचवा है ओजोन। ये 5 ऐसे गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 5 ऐसे गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरोपैथी, क्या मतलब? प्राकृतिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? जो अभी के समय में सबसे ज़्यादा जरूरत हो गया नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी मतलब आपकी जो चिकित्सा होगी, आपका जो इलाज होगा वो कैसे होगा? संतुलित आहार से होगा, प्रकृति के साथ होगा, कोई चीर फाड़ नहीं करेंगे। चीर फाड़ किए बगैर आपकी बीमारी को ठीक कर देना नेचुरोपैथी कहलाता है। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है, उपचार पद्धति, जो पुराने जमाने हुआ करता था, जिसमें प्राकृतिक तरीकों से रोगों का इलाज किया जाता है, जिसमें संतुलित आहार, व्यायाम करके, आराम, धूप, पानी, ये सब जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके आपकी बीमारी को ठीक करना कहलाता है नेचुरोपैथी। और पुराने ज़माने में यही चलता था नेचुरोपैथी, कि आपकी जो समस्या है, अब हर जगह नेचुरोपैथी काम नहीं करता, लेकिन बहुत जगह पे 98% चांसेस में नेचुरोपैथी अच्छी बात है, कि बिना कोई बॉडी को हार्म किए, बिना कोई साइड इफेक्ट डाले आप अपने शरीर को ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नियो डिटर्मिनिज्म, नव नियतिवाद क्या है? नव नियतिवाद क्या है? तो याद रखिएगा, नव नियतिवाद एक भौगोलिक सिद्धांत है जो प्रकृति और मानव गतिविधियों के संबंध को समझाता है। इसके अंतर्गत प्रकृति अवसर और सीमाएं देती है, लेकिन मानव तकनीक और योजना देता है। यानी प्रकृति हमें अपॉर्चुनिटी देती है, अवसर और लिमिटेशंस देती है, लेकिन मनुष्य जो है हमें टेक्नोलॉजी देता है, हमें और क्या देता है? योजना, प्लान देता है, ताकि हम दोनों को, नव नियतिवाद का मतलब है कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और जो हमारे मानव के जो वैल्यूज़ हैं उसको भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे। यानी ऐसे तरीके से हमको जीना है जहाँ पे हम पुराने वैल्यूज़ को, हमारे नेचुरल वैल्यूज़ को भी प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन वैल्यूज़ को भी प्रोटेक्ट करना है, दोनों को मिला के चलना है। इसी को बोलते हैं नव नियतिवाद। अब चलते हैं ग्रुप बी यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। झारखंड के वन क्षेत्र के महत्व पर चर्चा कीजिए। झारखंड में वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, ये आप जानते हैं, अच्छा खासा वन क्षेत्र है झारखंड में। तो इसका महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व है पर्यावरणीय महत्व। अगर जंगल ज़्यादा है तो हमारे यहाँ पर्यावरण अच्छा है, जिससे हमारे पास क्या हो रहा है? वन जो है मिट्टी क्षरण को रोक रही है, जिससे हमारा उत्पादन क्षमता ठीक हो रही है। वन ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि जल चक्र संतुलित रह रहा है, सही समय पर बारिश हो रही है, सही समय पर गर्मी आ रहा है, सही समय पर जो है ठंडा का समय आ रहा है। ये सारा चीज़ फायदा होता है। अगर हमारे यहाँ जंगल है तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे हमारा क्या है, जो हमारा वातावरण है वो संतुलित हो जाता है। वन जो है जैव विविधता को सुरक्षित रहते हैं, जितने जीव जंतु, जंगली जानवर है, सब जंगल के रहने से सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी, अगर ज़्यादा जंगल झारखंड में है तो उसका आर्थिक भी फायदा है। आर्थिक महत्व क्या है? तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा जंगल होने से लकड़ी का आराम से अवेलेबिलिटी रहता है, ईंधन हमको मिल जाता है, बांस, लाख, तेंदुपत्ता, औषधीय पौधे, ये सब हमको जंगल से प्राप्त हो जाते हैं। जंगल ज़्यादा रहने से हमारे को बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं, आदिवासी समुदाय, जो MFP यानी माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो जंगलों से ही निकलते हैं। ठीक है, जैसे तेंदू का पत्ता, ये बीड़ी का पत्ता, या दोना बनाया, तो ये सब बहुत सारा चीज़ वहाँ पे उनको बिकता है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जैसे हर्बल मेडिसिन वहाँ पे आपको मिलेगा। जंगलों में देखिएगा तो तुलसी का पौधा, बहुत सारा हर्बल मेडिसिन, नीम का पौधा है। दूसरा, बांस शिल्प, बांस से बहुत सारा कारीगरी करके लोग बना के सामान बेचता है। तो ये भी तरीका है, यानी लोग जंगल ज़्यादा होने से भी पैसा कमाते हैं। जैसे आप देखे होंगे बांस का जंगल आसाम में ज़्यादा है, तो वहाँ पे बांस का एक से एक कुर्सी, टेबल, सब कुछ बना के बेचता है। तो ज़्यादा जंगल होना भी हमारे लिए थोड़ा इकोनॉमी का सोर्स है, हम पैसा कमा सकते हैं जंगल से। तीसरा, सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, अगर हमारे पास जंगल ज़्यादा है तो उसका समाज पर भी अच्छा असर पड़ता है। क्या? तो समाज में बोला, एक झारखंड के मुंडा, उरांव, संथाल, हो, असुर प्रजाति जो है वो जंगल में ही रहते हैं। ज़्यादातर ये प्रजातियाँ जंगल में ही रहते हैं। अगर जंगल नहीं होता तो ये सारी प्रजातियां आपको यहाँ नहीं देखने को मिलती। दूसरा, जंगल हमारे यहाँ है इसलिए बहुत सारे त्यौहार जंगल से रिलेटेड है, जैसे सरहुल है, कर्मा है, ये सब त्यौहार जो हमारे यहाँ जंगलों से रिलेटेड, यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड। अगर जंगल नहीं रहता तो ये भी नहीं होता। गाँव में आज भी भोजन, चारा, लकड़ी, औषधि, आश्रय सब जंगल से ही मिलता है। तो ये जंगल हमारे समाज के लिए भी फायदेमंद है, और जंगल हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। अगर जंगल नहीं होता तो बाढ़ आती, सूखे
परेशानी होती है। जंगल रहने से ये वायु प्रदूषण होता, जंगल रहने से ये सब हट जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद है। तो जंगल रहना हमारे लिए बेहतर है। आगे डिस्कस द रीजनल ट्रेंड इन क्लाइमेट चेंज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का क्षेत्रीय रुझान बताइए, यानी क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है तो भारत के लिए बताइए कि भारत में उसका क्या असर पड़ेगा, क्या अच्छी बात है और क्या। तो देख लीजिए, अगर भारत में देखा जाए कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, तो भारत के संदर्भ में देखेंगे तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है अभी के समय में, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट अचानक चेंज हो रहा है। देखो दो चीज होता है, एक होता है जलवायु जिसको आप क्लाइमेट बोल रहे हो, जिसको आप क्लाइमेट बोल रहे हो, ठीक है, और एक होता है मौसम जिसको सीजन बोलते हैं। दोनों अंतर है। मौसम साल भर में 3 बार बदल देता है, ठीक है, ठंडा होता है, गर्मी होता है और बरसात होता है। 3 बार मौसम हर साल बदलता है, हर साल मतलब 3-3 महीने में चेंज हो जाता है। जलवायु को चेंज होने में कम से कम 20 साल से ऊपर लगेगा। 20 ईयर्स के बाद जलवायु चेंज होता है, यानी क्लाइमेट 20 साल के बाद चेंज होता है, अचानक चेंज नहीं हो जाता है। बहुत समय लगेगा जलवायु को चेंज होने में, लेकिन मौसम तो हर 3 महीना 4 महीने में बदल जाता है। हर 4 महीने में ठंडा के बाद आपको मालूम है कि ठंडा है तो उसके बाद गर्मी आएगा, गर्मी के बाद बरसात आएगा, फिर ठंडा आएगा, फिर गर्मी आएगा, फिर बरसात आएगा, चलता रहता है। तो मौसम हर 4 महीने में बदल जाता है, लेकिन जलवायु 3-4 महीने में नहीं बदलता है, साल में भी नहीं बदलता। ये 30 साल 20 साल बाद बदलता है, यानी बहुत बारीकी से जो स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उसी को पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाकी को पता ही नहीं है। बोलता कहाँ कुछ हो रहा है, सब तो ठीक है ठाक है। क्लाइमेट चेंज उसी को पता चलेगा, जलवायु परिवर्तन उसी व्यक्ति को जानकारी होगी जो बहुत गहन अध्ययन कर रहा है जलवायु का। तब वो देखेगा कि टेम्परेचर धीरे धीरे अर्थ का, जो पृथ्वी की का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यही बात यहाँ लिखा है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो सबसे पहला है कि रेजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ, धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। दूसरा, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। देखिएगा, गौर करिएगा, आप लोगों को भले लग रहा है कि जलवायु में कोई चेंज नहीं हुआ है, नहीं, चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कैसे, तो देख लीजिए, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है। दूसरा देख लीजिएगा, रेनफॉल पैटर्न, बारिश का पैटर्न बदल रहा है। बारिश कौन से महीने में पहले शुरू होती थी और कब खत्म होती थी, नहीं बोलता है कि इस से इस महीने के बीच में बारिश होती थी, हो उल्टा रहा है। इस बार बारिश खूब हुई, पिछले 2025 की बात करें, खूब बारिश हुई, लेकिन लेट हुआ, जिसके कारण फसल जो नहीं लगा पाया वो छूट गया, और जो लगा लिया उसका फसल बहुत बढ़िया रहा। तो जो रेनफॉल का पैटर्न है कि कब बारिश शुरू होती है, नहीं बोलता था भादों में खूब पानी पड़ेगा, यहाँ भादों छोड़ के दूसरे टाइम में पानी पड़ गया, गर्मी में भी पानी पड़ गया, यानी पैटर्न बदल जा रहा है, जिस समय बारिश होनी चाहिए उस समय नहीं हुआ है। तो और क्या होगा, और क्या हो रहा है, अत्यधिक मौसम की घटनाओं में वृद्धि, बहुत ज़्यादा बोलता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे बादल फट गया तो कभी बारिश आ गई। सोचिए ना, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि सऊदी अरबिया में जहाँ पूरा रेगिस्तान है, खाली बालू है, वहाँ बाढ़ आ गया, कैसे संभव है। लेकिन भाई आप जैसे जैसे जलवायु चेंज होगा, असंभव भी संभव होगा, जहाँ कभी कुछ नहीं हो सकता तो वहाँ भी बाढ़ आ जाता है। आगे क्या है, ग्लेशियर पिघलेगा, हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहा है, पीछे हट रहा है, और जिसके कारण अचानक आप त्रासदी देखते हैं, जो कि उत्तराखंड में हुआ था, एकदम अचानक बारिश आ जाती। सी लेवल ऊपर हो रहा है, समुद्र स्तर जो है, तटीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर बढ़ रहा है। समुद्र स्तर बढ़ने का मतलब समझते हैं ना, जो समुद्र स्तर बढ़ेगा तो पानी कहाँ जाएगा, शहर की तरफ घुस जाएगा, तो वो भी हो रहा है, समुद्र का वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर पर। देख लीजिए, ये सब सारा परिवर्तन, मतलब जो चेंजेज आ रहे हैं उससे हम लोगों को लग रहा है कि जो हमारा वो जलवायु है वो परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये बहुत स्लो होने वाला परिवर्तन है, जो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चेंज हो रहा है, बट ये चेंज हो रहा है। तो जो जलवायु परिवर्तन है वो 20 से 30 सालों के बीच का एक पीरियड होता है, ये जलवायु परिवर्तन। और किसके कारण होता है, तो यहाँ पे दे दिए, सबसे पहले जलवायु परिवर्तन जब होगा तो ये सारी परिस्थितियाँ वहाँ पे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोसिस्टम। जब ये क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारे पूरे इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज होने से हमारे पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ता है। सबसे पहले जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, जैव विविधता को नुकसान होता है, जीव जंतु को लॉस होता है, सब कुछ खत्म होता है। दूसरा है, बोलता है आवास का खराब होना और बदल जाना, जो आवास है सब लोगों का, जीव जंतु हम लोगों का, सब खराब होता है। और क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स, बोलता है फूड चेन और फूड वेब में गड़बड़ी हो जाती है। देख लीजिए, हम लोगों के भी फूड चेन में गड़बड़ी हो रही। पहले बोलता था आदमी 10 रोटी खाते थे, पचा लेते थे, भी 4 नहीं खा पा रहा है, कोई कोई तो 3 खाने में हालत खराब हो रहा है। महासागरों का गर्म होना और वो अम्लीय होना, महासागर ज़्यादा खारा हो रहा है और ज़्यादा गर्म हो रहा है।
और क्या होगा, अत्यधिक मौसम से संबंधित घटनाएं, जैसे बादल फट गया, बहुत गर्मी, लू पड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा ऐसा। हमलावर प्रजातियों और बीमारियों का फैलना, ऐसे ऐसे बीमारी फैल जाएगा जो हमलावर यानी फैलने वाली बीमारी, कोरोना, ऐसा ऐसा बीमारी। देखो ना, कोई कोई कभी कभी चिकन पॉक्स फैल जाता है, कभी कुछ, मुर्गियों में कोई बीमारी है, ये सब आदमी मर रहा है, तो ऐसी ऐसी बीमारियां फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अभी के समय में स्किन डिजीजेज आने लगेगा, जैसे जैसे हीट बढ़ेगा। और अगर ओजोन लेयर में हल्का सा भी छेद हुआ, पतला जहाँ ओजोन लेयर हुआ वहाँ पे स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जो कि विदेशों में है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखिएगा, आदमी एकदम अजीब लगता है देखने में, चेहरा गोरा है लेकिन अजीब है चेहरा, चमड़ा उमड़ा सब। वहाँ ओजोन लेयर बहुत पतला है, जिसके कारण एकदम सीधा धूप पड़ता है शरीर पर और हीट कर देता है, एकदम जला देता है शरीर को। इसलिए वो लोग स्पेशल एक क्रीम लगा कर रखता है ताकि बॉडी बच सके। इको सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारे चीज़ों पर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ों पर जो है वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इस सारी चीज़ों पर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर इम्पैक्ट ऑन इन सॉइल कंटेमिनेशन। बोलता है संक्षेप में बताइए कि कृषि मिट्टी के प्रदूषण को कैसे प्रभावित कर सकती है। यहाँ लिखा है, थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ है, एक्सप्लेन, बोलता है ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर इम्पैक्ट ऑन सॉइल, यहाँ पे लिखा है पोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, संक्षेप में बताएं कि कृषि मिट्टी के उस प्रदूषण को कैसे रोकता है, यानी कैसे सॉइल के पोल्यूशन को इम्पैक्ट डालता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसे सॉइल के पोल्यूशन को इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, सॉइल कैसे एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चर काम करने से, खेती ज़्यादा करने से सॉइल कैसे डैमेज हो जा रहा है, सॉइल मिट्टी कैसे खराब हो जा रहा है। तो भैया इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर करने के चक्कर में आप इतना रासायनिक खाद, इतने सारे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिससे हमारा सॉइल का प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जा रहा है। दूसरा, हमारा एग्रीकल्चर ज़्यादा होने से सॉइल इसलिए खराब हो रहा है कि बोलता है पेस्टिसाइड्स डालते हैं, आप इतने सारा कीटनाशक डाल रहे हैं कीटाणुओं को मारने के लिए, इनफैक्ट्स मतलब जितने कीड़े मकोड़े उसको मारने के लिए कीटनाशक डाल रहे हैं, वो सब मिट्टी में तो जा रहा है, मिट्टी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कम कर दे रहे हैं। हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स ये डाल रहे हैं हम लोग। और क्या करें, भारी धातुओं का जमाव, बहुत सारे ऐसे धातु जिसको हम लोग डाल रहे हैं। और क्या है, पशु अपशिष्ट और खाद का कुप्रबंधन सही से, देखो ये डालना चाहिए, एनिमल वेस्ट को डालना चाहिए, लेकिन हम एनिमल वेस्ट को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। जो हमारा एनिमल वेस्ट है, गोबर है, वो जो उसका मूत्र है, ये सब चीज़ को जब हम डालेंगे एक साथ करके तो वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी देगा मिट्टी को, लेकिन हम उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे। उसमें ऐसे ऐसे चीज़ भी डाल दे रहे हैं जो कि हमारी मिट्टी के लिए फ़ायदा करना छोड़ के घाटा में करने लगता है। और हमारे यहाँ प्रदूषित पानी से सिंचाई हो रही है, जो खेतों में पानी जा रहा है वो साफ पानी नहीं है, जिसके कारण वहाँ जो फल आ रहा है उस फल में वही प्रदूषित पानी जुड़ा हुआ है। अब सोचे ना, खीरा लगाए हैं और खीरा में साफ पानी जा ही नहीं रहा है, एकदम जमा हुआ पानी। ठीक है, बहुत दिनों से जमा हुआ पानी आप डाल रहे हैं, तो बताइए वो खीरे के अंदर जो पानी आएगा वो कहाँ से आएगा, वही ना पानी आएगा। तो अगर कचरा पानी जा रहा है, नाली का पानी जा रहा है, तो खीरा में भी स्वाद नाली जैसा ही लगता है, आपको अच्छा स्वाद देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए याद रखना इस चीज़ को कि आप किस तरह का चीज़ यहाँ पे डाल रहे हैं, तो ये सारा चीज़ डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ मिट्टी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज सॉइल इरोजन। फिर ये तो आप जानते हो, मिट्टी का कटाव क्या है, इसके कारण, प्रभाव और रोकथाम बताइए। तो भैया मिट्टी के कटाव का मतलब है जैसे जैसे नदियों में बाढ़ आती है धीरे धीरे मिट्टी कटाव शुरू हो जाता है, तो इसका कारण क्या है। तो चलिए सबसे पहले कारण देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉजेज, मिट्टी के कटाव के कारण। तो क्या क्या कारण है मिट्टी कटाव के, तो सबसे पहले है जल अपर्दन के कारण। जल अपर्दन मतलब है कि बारिश में, बाढ़ में या बहाव के कारण जो है धीरे धीरे किसी जगह का ऊपरी परत मिट्टी का बहता 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 आगे बढ़ते जाता है, वहां से मिट्टी कम होने लगती है, जिसके कारण देखिएगा जो टाड़ टाइप का, आदमी नहीं बोलता है टाड़ है, टाड़ मतलब समझते हैं खाली जगह जहाँ खेती हो ही नहीं रहा है। तो देखिएगा जो ढलाव वाला जगह होगा ना, वहाँ नीचे में खेती होगा लेकिन ऊपर में खेती नहीं होगा, क्योंकि बारिश का पानी यहाँ धीरे धीरे मिट्टी को बहाते बहाते इसको ऐसा कर देता है, यहाँ प्रोडक्शन होगा ही नहीं, यहाँ कुछ भी खेती नहीं होगी। यहाँ होगी क्योंकि सब मिट्टी पा के यहाँ आ गया, तो यहाँ पे खेती होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा। तो जो खेत का ऊंचा जगह होता है वहाँ पे देखिएगा फसल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी बह गया होगा ना, धुल गया तो बह गया होगा। तो ये भी समस्या है। दूसरा क्या है, विंड, तेज हवा जब चलती है गर्मी के समय में तो मिट्टी को उड़ा के लेके चले जाती है, उसके कारण भी समस्या आती है। डिफोरेस्टेशन, वनों की लगातार कटाई के कारण समस्या आती है। उसके बाद अत्यधिक चराई के कारण इतना ज़्यादा वहाँ जानवर चर गया कि घास तक हटा दिया, पूरा पूरा साफ कर दिया, जिससे मिट्टी कटाव आसानी से हो जाता है। और घास जब रहता है तो मिट्टी कटाव कम होता है। और पूरा पुअर इरिगेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, खराब कृषि
जो है पद्धति हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सही से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मिट्टी कट रहा है, और कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के कारण ज़बरदस्त तरीके से मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो मिट्टी के कटाव के ये सारे कारण हैं। बुरा है क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है, मिट्टी कटाव के प्रभाव क्या है। तो चलिए देखिए, मिट्टी कटाव होने से ज़्यादा क्या हो रहा है, मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जा रही है। मिट्टी के कटाव से मरुस्थल बनता चला जा रहा है, डेजर्ट ज़्यादा बन रहा है। मिट्टी के कटाव के कारण नदियों और बांधों में गाद जमा, गाद मतलब मिट्टी, कचड़ा मिट्टी जो होता है उसको गाद बोलते हैं। जब बाढ़ आता है ना तो नदी में देखिएगा गाद टाइप यानी कचड़ा मिट्टी टाइप का जम जाता है, दलदल आप बोल सकते हो उसको। तो गाद जमा हो रहा है, क्योंकि सब पानी जो है, नदी का पानी जब बाढ़ आता है तो तेजी से जो है, मान लीजिए कोई नदी है, यहाँ से चला और यहाँ एक जगह पे मिल घुस गया जलाशय में या झील में घुसा, तो ये सारा कचड़ा लेकर आएगा बरसात में, यहाँ घुसा देगा तो देखिएगा जो गड्ढा जगह होता है ना, वहाँ पूरा कचड़ा भर जाता है। या तो आप बालू बोल दीजिए या तो दलदल टाइप का कुछ भर जाएगा, उसको गाद बोलते हैं। बाढ़ और सूखा बोलते हैं, गाद वाली नदियों के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जो पानी पानी जितना, मान लो इतना गहरा नदी है, ऐसा नदी है, ऐसा है नदी है, ऐसा गहरा है, तो पानी इसमें घुस गया, इसमें पानी इतना पानी जा रहा है ना, लेकिन जब ये गाद से भर जाएगा तो पानी ऊपर न चल जाएगा, तो आसपास के गाँव में फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को नुकसान इससे होता है, जीव जंतु खत्म होने लगते हैं। इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए, तो याद रखना है, मिट्टी के कटाव को कंट्रोल करने के लिए नदी के किनारों पर पेड़ लगाने होंगे। देखिए क्या क्या कंट्रोल करने का, पहला वनीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। दूसरा कंटूर जुताई, कंटूर जुताई मतलब है, बोलता है कि ढलान की रेखाओं के साथ जुताई करने से पहाड़ी ढलानों पर पानी का बहाव कम हो जाता है। यानी कोशिश करना है कि जो ढलान वाला जगह है उसको उठाकर यहाँ लाए ताकि एक जैसा हो, तो ढलान का कम हो। सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए, जो कि आपको पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा। मान लीजिए जैसे ऐसे ढलान है तो यहाँ पे अलग खेती करो, यहाँ पे अलग खेत बनाओ, फिर यहाँ छोटा छोटा खेत बनाओ। इससे क्या होगा, पानी बह के दूर तक नहीं जाएगा। विंड ब्रेक शेल्टर बनाइए, यानी पेड़ों की कतार लगा, पेड़ों को अगर हम लेक कतार में लगा देते हैं तो हवा की गति कम हो जाती है और मिट्टी की रक्षा होती, मिट्टी ज़्यादा उड़ नहीं पाती। मतलब जस्ट जो वहाँ प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन लेना। स्ट्रिप क्रॉपिंग करिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है फसलों की वैकल्पिक पट्टियाँ कटाव को कम करती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार करती है। वैकल्पिक पट्टियाँ का मतलब है कि अल्टरनेटिव आप मतलब एक खेती को एक साथ नहीं करो, बड़ा खेत है सब कुछ एक नहीं, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दो तो आसान पड़ेगा। उसके बाद है मिट्टी के फसल को अवशेषों या घासों से ढकने से सीधा संपर्क से बचाव होता है। अगर हम कोशिश करेंगे कि मिट्टी का जो फसल है उसको अवशेष या घास से ढक देंगे ताकि वो ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। और नियंत्रित चराई, पशुओं की चराई, यानी पशु को वहाँ ज़्यादा चरने नहीं देंगे, घास उस थोड़ा रहेगा तो मिट्टी कटाव जो है वो नहीं होगा। मिट्टी जो है, घास जो है मिट्टी को पकड़ के रखता है, घास जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो मिट्टी कटाव वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम लोग सेकंड सेट कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड सेट हम लोगों का ये भी क्वेश्चन आंसर हो चुका है। थर्ड सेट हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना व्हाट इज़ आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या है। तो ध्यान रखना, थर्ड सेट भी हम लोग जल्द ही ला रहे हैं और इंतजार कीजिए, कल आपका थर्ड सेट भी चला जाएगा। और आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिए, अपना जो है इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर बताइए। और अगर आप सेमेस्टर 4 के बाद सेमेस्टर 5 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, स्क्रीन पे भी मेरा नंबर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।